नरेशन का मतलब है तस्करा करना, बयान करना या सुनाना। ठीक है, तो जब दो बंदे किसी बात का तस्करा करें, कोई बात बयान करें या सुनाए, तो वो कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो ये अपनी बात उसको बताएगा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। और जब यही बात दोहराई जाएगी किसी और आदमी के लिए, किसी और टाइम पे और किसी और जगह पे, तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम ये बात दोहराते हैं तो उसके लिए हमें से और थिंक का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वी से, और उसके बाद जो हमारा मेन सेंटेंस आता है। क्लियर? तो जब कोई बात एक वक्त पे की जाए या एक जगह पे की जाए और उस बात को जब हम दोबारा दोहराते हैं किसी और जगह पे, किसी और टाइम पे, तो वहां पे ग्रामेटिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम वो बात उसी तरह दोहरा नहीं सकते, उसमें हमें ग्रामेटिकल चेंजेस करनी पड़ती हैं। अगर हम उसको दोहराते हैं या लिखते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करना पड़ता है वहां पर। तो जैसे ही ग्रामेटिकल चेंजेस है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपको आज फिंगर टिप्स से याद हो जाएंगी। आज सेंटेंस जो अक्सर हम करते हैं, हर सेंटेंस को चेंज करके ये सेंटेंस ये टेंस कैसे होगा, ये सेंटेंस कैसे होगा, तो हम आज सेंटेंस नहीं देखेंगे, बिल्कुल हम जस्ट ग्रामेटिकल चेंजेस देखेंगे, कौन सा वर्ड किस तरह चेंज होता है। इसके बाद आपके लिए आपको नरेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट चंद वर्ड आपको याद करने हैं। अच्छा, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जो लफ्ज हमने सुने हैं उसको वैसे ही दोहरा देने हैं। तो जब वो वर्ड हम वैसे ही यूज करें तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तेमाल करेंगे। जब हम कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखते हैं तो वहां पे हम इसको इस्तेमाल, ताकि ग्रामेटिकल चेंजेस की वजह से कंफ्यूजन न पैदा हो। ये अक्सर आप देखें जब भी कुरान या हदीस की हम बात देखते हैं तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। यह हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमको तीन चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। एक ये चीज, यहाँ पे अक्सर से आता है, यहाँ पे से भी आता है। दूसरा, जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसको मिलाने के लिए हम एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। इसके अंदर तीन किस्म की चेंजेस होंगी। सबसे पहले चेंजेस में होगी प्रोनाउन, उसके बाद कुछ टाइम और प्लेस के वर्ड्स हैं, उसके अलावा टेंसेस में चेंजेस आएंगी, और उसके अलावा कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो चेंज हो जाएंगे कॉमा खोलने के बाद। ये तो हमने तीन चेंजेस देखने, 1 2 3, इन चेंजेस को हमने देखना है। ठीक है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको सेंटेंसेस की पहचान होनी चाहिए। डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस है, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, आपने उसकी पहचान याद रखी है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सेंटेंसेस की पहचान करते हैं, उसके बाद हम इन तीन चीजों को चेंज करें। कोई भी आपके सामने कोई भी लिखा आ जाता है टेंस या सेंटेंस, तो बस आपने इन वर्ड को देखना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ चेंज होना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ये होगा, हमेशा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वर्ब के साथ स्टार्ट होगा, यानी कमांड जाहिर करेगा। लाइक गेट आउट, कॉल हिम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है हमारा, किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से। तो जब वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा है इंपैरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और या WH के साथ स्टार्ट होगा, और इसके साथ हमेशा आपके सामने क्वेश्चन मार्क भी नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये इसके साथ स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान है, एक तो ये मार्क आएगा, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है यानी उल्टा ई, और इसमें इंटरजेक्शन आएंगे यानी अ ओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये साइन भी आ गया एक्सक्लेमेशन का और एलएस इंटरजेक्शन भी आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिव सेंटेंस।
ये सेंटेंस बेसिकली मे या वुड के साथ स्टार्ट होते हैं। इससे बेसिकली इसमें दुआ दी जाती है, कुछ फर्ज पे इजहार किया जाता है या किसी को बदुआ दी जाती है। तो यहाँ पे देखें इसमें दुआ दी जा रही है और हम यहाँ पे इसका स्टार्ट हुआ मे से, और यहाँ पे ख्वाहिश का इजहार हो रहा है और इसका स्टार्ट किया गया है वुड के साथ। तो जो सेंटेंसेस मे और वुड से स्टार्ट होंगे वो कहलाएंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस, और सम टाइम इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन का मार्क भी आ जाता है क्या मे में। ओके, तो सेंटेंसेस की पहचान की टेक्निक हमें समझ आ गई। अब हम इन तीनों पार्ट्स को देखते हैं। जो 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे कि 3 पार्ट में चेंजेस आनी है। एक चीज हमारा वर्ब है, एक इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे यहाँ पे हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इस सेंटेंस को जब हम इसको इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसमें 3-4 किस्म के चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्ड को कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है कि जो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज होगा सेंटेंस की वजह से। अंदर जो सेंटेंस आएगा उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर ऑपरेटिव है तो यहाँ पे और वर्ड्स आएंगे, एक्सक्लेमेटरी तो और वर्ड्स आएंगे। क्लियर। इसी तरह आपका ये जो कंजंक्शन है ये भी डिपेंड करता है इस सेंटेंस के अंदर। ये अगर यहाँ पे ऑपरेटिव आएगा तो यहाँ पे आपका कंजंक्शन डिफरेंट होगा। अगर एक्सक्लेमेटरी होगा तो कंजंक्शन आपका डिफरेंट होगा। अगर कोई और सेंटेंस है तो आपका कंजंक्शन उस हिसाब से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितनी अहमियत है इसकी सेंटेंसेस की। तो अगर आपको सेंटेंसेस की पहचान आ जाएगी कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है तो डायरेक्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं है आपके लिए। क्लियर। और हाँ, ये इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं ये डिपेंड करती है इस वर्ब के ऊपर, इस पूरे के ऊपर ये चेंजेस इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये दो डिपेंड करती है सेंटेंस के ऊपर और सेंटेंस डिपेंड करता है इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। अगर सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है। ठीक है, इनको हम बाद में देख सकते हैं। अच्छा, तो से का मतलब है कहना। तो जब हम कोई बात कहते हैं तो वो वर्ड है से। तो से का बहुत डाइवर्स मीनिंग है। जब हम कोई बात कहते हैं वो एडवाइस भी हो सकती है, वो गाली भी हो सकती है, वो दुआ भी हो सकती है, बदुआ भी हो सकती है, सरदोशी भी हो सकती है। तो इसके कई मीनिंग निकलते हैं। तो जैसा हमारा आगे सेंटेंस होगा उसके मुताबिक हम से को कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी देखते हैं हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं जब हमारे पास आता है अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ही सेज टू मी। तो यहाँ पे जो हमारा अगर सेंटेंस अफर्मेटिव आता है या असर्टिव आता है, इंफॉर्मेटिव आता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि सेज को हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे आप एक बात याद रखनी है कि सेज के बाद हमेशा टू आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ही सेज मी। से और मी के दरमियान, से और ऑब्जेक्ट के दरमियान टू का आना लाजमी है। ओके, समटाइम हम ही सेज मी तो वो नहीं चलेगा। और इसी तरह जब अगर हम टेल लिखेंगे तो टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना लाजमी है। और अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते तो हम इससे सिंपल ही लिख सकते हैं। दूसरी बात, जब टेल आएगा तो टेल के बाद ऑब्जेक्ट लिखना लाजमी है। हम सिंपली डिटेल्स नहीं लिख सकते। आगे बात समझ। तो इन चीजों को समझना लाजमी। से और टेल का फर्क। से के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो टू लाजमी आएगा। और ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन टेल आ गया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा, हम इसको सिंपली डिटेल नहीं लिख सकते। क्लियर। अच्छा, तो जब हमारे सामने अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल में। और जो मैंने आपको रूल बता दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टेल आएगा, वरना ही सेज ही आएगा। जैसे he says to me I am sick। इसको हम भी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको सेज को हम कन्वर्ट करेंगे he tells me। क्लियर। और अगर इन केस यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम टेल्स नहीं लिखेंगे, हम सेज ही लिखेंगे। क्लियर। यहाँ तक बात समझ आ रही है।
दूसरी बात आप यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है से की। अगर इन केस यहाँ पे सेड होता तो यहाँ पे हम टेल की जगह भी टोल्ड ही लिखेंगे। क्लियर? तो बस आपने फॉर्म का देखना है यहाँ पे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला हम देखें जहाँ पे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम जस्ट किसी बात के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ही सेज टू मी। ठीक है, तो जब अफर्मेटिव आएगा तो से हमारा जो कन्वर्ट होगा से कन्वर्ट होगा टेल में। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपली टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे मी है, ऑब्जेक्ट है ही सेज टू मी, तो हम इसको टेल में कन्वर्ट करेंगे। बट इन केस अगर हमारे पास ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम टेल नहीं लिखेंगे, इसको हम सेज ही रख देंगे। क्यों? टेल के बाद ऑब्जेक्ट मस्ट है। क्लियर? यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास जो सेज है फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? अगर ये सेकंड फॉर्म होती सेड तो हम टेल की भी सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। तो यहाँ पे जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेड या तो आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा या इंक्वायर्ड में। क्लियर? तो ये दो ऑप्शन है इंटरोगेटिव में। आप सिंपली आस्क की लिखते हैं हर जगह पे तो चलेगा। क्लियर? वहां पे वही बात बता दूंगा, अगर यहाँ पे से होता फर्स्ट फॉर्म होती, यहाँ पे भी आस्क होता। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी बंदे को कोई काम करने का कहते हैं। तो जब हम किसी को काम करने का कहते हैं तो वो हुक्म भी हो सकता है, वो एडवाइस भी हो सकती है, वो सजेशन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। डन? तो इसमें वर्ड यूज होंगे एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, ऑफर, डिमांड। क्लियर? तो जब हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कुछ और भी, लेकिन मोस्टली हम यही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंसेस में एक बात और बताना चाहूंगा, जहां पे इंपैरेटिव सेंटेंस में लेट का वर्ड आ जाएगा, जहां पे लेट का वर्ड आ जाएगा वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सजेस्ट या प्रपोज। ये सिर्फ किस केस में होगा? लेट में। अगर लेट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सजेस्ट या प्रपोज आएगा। तो बाकी सब में हम ये वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो यहाँ पे हम एक्सक्लेम विद, और जहाँ पे जो हमारा इंटरजेक्शन होगा उसके मुताबिक हम इसको यूज करेंगे। जैसे अगर इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन हुर्रा आ जाए या आ जाए तो ये खुशी की अलामत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यहाँ पे हम एक्सक्लेम लिखेंगे। अगर से होती तो हम यहाँ पे सिंपली एक्सक्लेम लिखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखें जब हुर्रा और आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में तो हम एक्सक्लेम विद जॉय लिखेंगे। एक्सक्लेमेटरी में हमेशा एक्सक्लेम आएगा क्योंकि ये इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। दूसरी सूरत है हमारे पास जब एलिस, इस सेंटेंस में एलिस या आ जाएगा तो वहां पे हम यूज करेंगे एक्सक्लेम विद सॉरो। सॉरो का मतलब है गम। तो ये जो दो इंटरजेक्शन है ये किसको जाहिर करते हैं? गमी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सॉरो। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट एंड हाउ। अब यह एक्सक्लेमेटरी में व्हाट और हाउ आ जाता है। यहाँ पे बतौर इंटरोगेटिव इस्तेमाल नहीं होते, यहाँ पे बेसिकली एज एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो जहाँ पे आपको व्हाट और हाउ मिले तो वहां पे आप लिखते हैं एक्सप्लेन विद सरप्राइज। इसके बाद एक वर्ड आता है ब्रावो। जहां पे अगर आप एक्सक्लेमेटरी में आपको ये वर्ड ब्रावो मिल जाए तो वहां पे आपने एक्सप्लेन नहीं लिखना, वहां पे आप लिखना है अपलॉड, सैड हैज अपलॉडेड, और अपलॉडेड सेइंग यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सैड को हमने कैसे चेंज करना है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है ऑपरेटिव सेंटेंस। जब ऑपरेटिव सेंटेंस आएगा तो यहाँ पे दो तीन सूरत हाल होंगी। अगर ऑपरेटिव में मे आ रहा है, वर्ड शुरू में मे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रे या कर्स। अगर इस सेंटेंस में दुआ दी जाएगी तो हम प्रे का इस्तेमाल करेंगे, और अगर गाली दी जाएगी या तो दुआ दी जाएगी तो वहां पे हम कर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। दूसरी तीसरी सूरत हाल है, अगर यहाँ पे वुड आ जाता है, अगर यहाँ पे वुड आ जाता है तो यहाँ पे हम विश का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब चलेंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट, नहीं तो सेकंड लिखेंगे हम। क्लियर। ओके, तो हमारा जो पहला मसला था, पहला स्टेप था, सेट क्लियर हो गया। अब आपको चल गया है कि जैसे ही जो हम सेंटेंस देखेंगे उसके मुताबिक हम सेट को कन्वर्ट करेंगे। अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जब हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो वहां पे हम देखते हैं क्या इस्तेमाल होगा। अच्छा, इधर जब हमारे पास पहला केस आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। जब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस हो, आपको उसकी पहचान मतलब बता दें ये सब सेंटेंसेस की। तो जब आपके पास अफर्मेटिव हो तो आपको कॉमा जब हटाना है तो यहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करेंगे जब सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव होगा। क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद जब हमारे पास सेंटेंस यहाँ पे इंपेरेटिव होगा तो हम देखते हैं वहां पर जब हम कॉमा को हटाएंगे तो वहां पे क्या लगेगा। क्लियर। तो इंपेरेटिव केस में दो केसेस होते हैं। क्लियर। तो मोस्टली इंपेरेटिव में जब हम कॉमा को हटाएंगे तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। इंपेरेटिव में हम टू का इस्तेमाल करेंगे इन केसेस जहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, जहां पे इंपेरेटिव लेट से स्टार्ट होगा वहां पे हम सजेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने पहले बताया था। तो सजेस्ट के बाद टू कभी नहीं आएगा, तो वहां पे लेट वाले सेंटेंसेस में हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और बाकी जो आगे चेंज होगी वो आगे जब सेंटेंस की चेंजेस में करवाऊंगा वहां पर बता दूंगा। तो बस याद आपको इतना रखना है कि इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो हम कोमा हटाएंगे ये वाला तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां पे लेट आ जाएगा वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हमारे पास आता है तो वहां पे हम देखते हैं कि जब हम कॉमा हटाएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो इंटरोगेटिव में जब हम कॉमा हटाएंगे तो हम दो वर्ड का इस्तेमाल करना है, इफ या वेदर। ये इंटरोगेटिव केसेस में होगा। अब कहाँ पे इफ लगाना है और कहाँ पे वेदर लगाना है ये मैं अगले लेक्चर का एक अलग से लेक्चर होगा जो मैं दूंगा आपको, इफ कहाँ पे इस्तेमाल होगा और वेदर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम कॉमास को हटाएंगे तो कॉमा की जगह पे हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और इसी तरह जब हमारे पास ऑपरेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वहां पे जब इसको हटाएंगे तो हम वहां पे दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे दो मसले अब क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं सेंटेंसेस में क्या चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये सेंटेंसेस में सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है वो है प्रोनाउन। बहुत अहम चीज है। और जब मैंने आपको शुरू में स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो इंग्लिश में ग्रामर में मसला करता है प्रोनाउन है और हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला कौन पैदा कर रहा है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो हम देखने, दूसरा टाइम और प्लेस के वर्ड्स हमने देखने कौन कौन से, उनको चेंज करना है। तीसरा हमने टेंस देखना है, टेंस कौन सा चेंज होगा। अच्छा, टेंस के साथ सिंपल सेंटेंस को भी हमें देखना है। इसमें ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ये टेंस नहीं है हमारे पास। ये हमने सिंपल सेंटेंस को भी देखना है। और चौथा हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने हैं। क्लियर। कुछ स्ट्रक्चर्स नॉर्मल होता है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको आप देखते हैं। यही पे अक्सर गलती होती है। और अब इन तीन चारों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन को। अच्छा, ये प्रोनाउन हमारे पास तीन किस्म के, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन
you, and third person he, she and they. अच्छा जी, प्रोनाउन चेंज करने की बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जैसे यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन चेंज होगा नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, ही हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अब हमने इस रूल को अप्लाई करके देखना है कि कैसे हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट हमारा है ही। ये यहाँ पे हम ही का इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ एक प्रोनाउन चेंज करना सिखा दूं, बाकी मैं चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करूंगा। क्लियर? तो कंफ्यूज मत हो जाना। और अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन है, यू आर सिक, तो यहाँ पे हमारा रूल है कि सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो यू चेंज होगा इसके मुताबिक। क्लियर? तो जब यू को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आई का। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे मी है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज होता है यू, तो इसलिए हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। मतलब तो आपको समझ आ रहा होगा इसका। ठीक है? क्लियर? तो ये हमारा मसला हल हो गया। अब हम देखते हैं जब हमारे पास थर्ड पर्सन आ जाएगा, he said to me, he is sick, तो ही मैंने बोला था थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, तो जब हम चेंज करेंगे इसको तो ये ही रहेगा। क्लियर? आ रही बात समझ? इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। He said to me, I know your brother. क्लियर? तो यहाँ पे हम जब इसको चेंज करेंगे, हम इसको खोलेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा इसके मुताबिक ही, न्यू, तो योर, तो यहाँ पे योर कौन सा सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा इसके मुताबिक, ही न्यू माय ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजेसिव केस है तो मी का पॉजेसिव केस माय होता है, ही न्यू माय ब्रदर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पर्सन है, यू नो माय ब्रदर। क्लियर? यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन से नाम चेंज होगा इसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो क्या आ जाएगा आई, आई, यहाँ पे आएगा आई नो, यहाँ पे भी जो सेकंड केस है तो इसके मुताबिक चेंज होगा आई नो माय ब्रदर। क्लियर? यहाँ पे समझ आ रही है प्रोनाउन किस तरह से चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर ही का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन का तो चेंज हो जाएगा, ही चेंज होगा, ही अनचेंज होगा, ही न्यू, लेकिन जो चेंज होगा इसके मुताबिक, ही न्यू माय ब्रदर। ये सो इजी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं टेंस कन्वर्जन। तो हमारे पास यहाँ पे दो सूरतें आती है, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब की, यानी से आ रहा है, यहाँ पे से आएगा तो वहां पे हमने इसको चेंज बिल्कुल नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। जो सेंटेंस अंदर का होगा वही यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है? जैसे he says, he tells me that he is sick। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस, यहाँ पे हमारा टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से सेज था यहाँ पे, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। बट जहाँ पे हमें सेड मिल जाएगा, सेकंड फॉर्म मिल जाएगी, वहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कौन सा टेंस कैसे चेंज होगा। अंदर वाला जो टेंस होगा वो चेंज होगा, वो हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। अच्छा, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड होगा या पास्ट में होगा तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में,
पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो आप देखिए चंद जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यही जब चेंज होते हैं तो हमारा टेंस चेंज हो जाता है। तो जहां पे आपको डू डज नजर आए वहां पे आपको डिड लगा देना सिंपली, इज एमआर की जगह आप लगा देना वाज वाज, जहां पे आपको हैज हैड नजर आए वहां पे आपने हैड लगा देना, क्लियर। और यहाँ पे मैंने एडिशन लिखे हैज बीन हैड बीन, तो ऑफ कोर्स सेम वही रूल है, जहां पे हैज हैड आगे आपने हैड लगा देना, साथ में बीन आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि अगली जो फॉर्म लगनी है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगेगी, क्लियर। जहां पे डिड आएगा वहां पे आपने हैड लगा देना है, जहां पे वाज वर आ जाएगा वहां पे आपने हैड बीन लगा देना है, क्लियर। तो इस तरह आपको जो टेंस का मसला है ये भी हल हो जाएगा। आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज हो रहा है, और जैसे कि मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करते हैं फॉर्म वर्ब कौन सी आएगी, तो उससे क्या होगा आप फॉर्म वर्ब भी चेंज कर लेंगे। डन, ये दूसरा मसला भी हमारा हल हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस में अब हमारी तीसरी चीज आती है टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। ये टाइम एंड प्लेस वर्ड्स हम कैसे चेंज करेंगे, क्लियर। अच्छा जी, ये हमारे पास लिस्ट है टाइम एंड प्लेस वर्ड्स की। तो जब डायरेक्ट स्पीच में हमारा नाउ आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे देन में, आर को वेयर को हम चेंज करेंगे देर में, अगो को हम चेंज करेंगे बिफोर में, दस को सो में, टुडे चेंज होगा दैट डे में, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे चेंज होगा द डे बिफोर में, और लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। तो जब ये वर्ड्स आपको मिलेंगे तो आपको इनको इसके मुताबिक याद कर लेना है, इसको आपको रखना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ पे एक बात और देखने वाली है, वो अक्सर आप उसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि वहां पे टुमारो नहीं लिखा था, वहां पे नेक्स्ट डे लिखा आता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा आता है, नेक्स्ट डे। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे या उसको कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे इनडायरेक्ट में। तो हमेशा जब नेक्स्ट डे लिखा होगा तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी, तो इनडायरेक्ट में हमने इसके साथ डी का ऐड करना है, दी नेक्स्ट डे, क्लियर। इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में डे बिफोर मिल गया तो आपने सिंपली डी का इस्तेमाल करना है, डी इस चीज को स्पेसिफाई कर देगा कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डी डे बिफोर, क्लियर। तो ये हमारा तीसरा मसला भी हल हो गया। अब हम आते हैं कुछ हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो चेंज होते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंट होते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में डिफरेंट होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंट हैं, और कुछ चीजें हैं जो कि हम इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम अक्सर कहते हैं कि जो सेंटेंस लिखा है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे he said earth revolves around sun, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म है, क्लियर, सेड है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको चेंज होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि ये सेम रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ में, क्लियर। तो बात ठीक है, he said that earth revolves around sun, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक बात ये पैदा होती है कि सम टाइम हम इस यूनिवर्सल ट्रूथ से एग्री नहीं करते, तो जब हम इससे एग्री नहीं करेंगे तो वहां पे हम इसको चेंज कर देंगे, इसको रिवॉल्व कर देंगे। इस रिवॉल्व का मतलब होगा, सेकंड फॉर्म का मतलब होगा कि आप इस यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि आज वैसे भी कुछ थ्योरीज आ रही हैं कि अर्थ नहीं घूमती सूरज घूमता है, ठीक है। तो उस केस में जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ नहीं बिलीव करते तो वहां पर आप लिखिए he said that earth revolved around sun, क्लियर। जहां पे आप इसी टेंस को फॉलो करें तो इसका मतलब है कि आप इसके साथ एग्री करते हैं, और जब आप इसको चेंज करेंगे, रिवॉल्व कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप इसके साथ एग्री नहीं करते हैं। डन।
अच्छा, दूसरा रूल है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नॉर्मल रूटीन में हम जब लिखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो उसमें हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं तब हम इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे he said to me why, जैसे he said to me is your father a doctor, यहाँ पे हम लिखेंगे जब if आ गया if my father was a doctor। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग लगा था, लेकिन यहाँ पे हम इनडायरेक्टली क्वेश्चन टैग नहीं लगाएंगे जब हमारे पास if या वेदर आ जाएगा। डन। इंटरोगेटिव में एक बार बताना भूल गया था कि जब इंटरोगेटिव में हम कामा को हटाएंगे तो अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो कामा हटा के हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर WH है वहां पे तो हमें इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर? अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास आती है जो मैंने बताया था इंपरेटिव सेंटेंसेस में जहां पे लेट आ जाएगा। क्लियर? तो जब लेट आ जाएगा, जैसे अच्छा जी, लेट को हम दो मतलब में यूज करते हैं, एक रिक्वेस्ट की सूरत में और दूसरा सजेशन या प्रपोज की सूरत में। क्लियर? तो जब हमने किसी से इजाजत लेनी होगी, लेट का एक मतलब ये भी होता है अलाउ करना, तो वहां पे हम से की जगह हम रिक्वेस्ट लिखेंगे और जब कॉमा हटाएंगे तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे, टू लेट। क्लियर? लेकिन मसला आता है जहां पे हमारे पास सजेशन आ जाती है। तो जब हमारे पास सजेशन आ जाती है या प्रपोज आ जाएगा तो वहां पे हम इसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं दैट का और सेंटेंस के अंदर हम ऐड कर देते हैं शुड का। लेट को हटा देंगे, वहां पर शुड का इस्तेमाल कर देंगे। पहले में क्या था, रिक्वेस्ट में कॉमा की जगह हम टू का इस्तेमाल करेंगे और अंदर लेट इस्तेमाल होगा, लेकिन सजेस्ट और प्रपोज की सूरत में दैट और शुड आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ही सेड लेट मी गो, यहाँ पे वो इजाजत मांग रहा है जाने की, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सेड की जगह हमने रिक्वेस्टेड कर दिया और जब हमने इस कॉमा को हटाया तो हमने कंजंक्शन में टू का इस्तेमाल कर दिया और लेट को ऐसे ही रहने दिया। क्लियर? ये तो होगा जहां पे हमने रिक्वेस्ट की बात की थी। अब हम बात करते हैं जहां पे हम सजेशन प्रपोजल देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास सूरत हाल आते हैं ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे सजेशन दी जा रही है, तजवीज दी जा रही है वॉक को चले, तो हम इसको करेंगे ही सजेस्टेड। तो अब जो हम कॉमा हटाएंगे तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा सजेस्ट और प्रपोज के आगे टू नहीं आएगा, इंफिनिटिव नहीं आएगा। क्लियर? ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे हमने लेट्स को हटा के इसकी जगह हमने शुड का इस्तेमाल किया है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जहां पर रिक्वेस्ट थी कॉमा हटा के हमने टू का इस्तेमाल किया था और लेट ऐसे ही डन किया था, बट सजेशन में हमने दैट का इस्तेमाल करना है और लेट की जगह शुड का इस्तेमाल करना है। क्लियर? आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव, जहां पे हम सेंटेंस डू या डिड से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो जब सेंटेंस डू या डिड से स्टार्ट होगा इंटरोगेटिव में, वहां पे हमने इफ या वेदर लगा के बना देना है और वहां पे हम डू और डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे he said to me do you have a puppy, यहाँ पे हम लिखेंगे he asked me
if I had a coffee। क्लियर? तो यहाँ पे हम डू नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास फिर इंटरोगेटिव का एक मसला आ रहा है। आम रूटीन में जब हम इंटरोगेटिव लिखते हैं और जहां पर WH आता है तो हम WH के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, who was he। क्लियर? तो दिस इज अ राइट सेंटेंस नॉर्मल में लिखा जाए, पर जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होगा, was सब्जेक्ट के बाद आएगा who he was। क्लियर? इसको मिसाल से समझते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है he said who are you। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो होगा he asked who। तो जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, जो बी फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये बाद में आएगा who I was। ठीक है? तो समटाइम आपको ऐसा भी मिलेगा कि was पहले आ जाएगा। ठीक है? समटाइम आपको ऐसा भी दिखेगा, तो जहां पे सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हम was को पहले भी लगा सकते हैं और was को बाद में भी लगा सकते हैं, मगर जहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा तो वहां पे इसके बाद में ही आना है। तो इट्स बेटर कि आपने was को हमेशा बाद में रखो, क्योंकि was जो बाद में आया है ये दोनों सूत्रों में ठीक है, बट सम टाइम आपको ऐसा दिखेगा तो वहां पे आप समझ जाइए ऐसा भी हो सकता है। बट डायरेक्ट इंडायरेक्ट की वजह से आपने हमेशा was को बाद में लेके आना, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आप हमेशा बाद में रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेमेटरी का है, क्योंकि वहां पे हमें समझ नहीं आती क्या लिखना है। ठीक है? तो इसको मिसाल से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा he said what a beautiful picture it was। ठीक है? तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो जब हम इसका वर्ड हटाएंगे तो हमने वहां पे सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखें he exclaimed with surprise। अब क्या होगा, सब्जेक्ट हमारे पास है ये, सब्जेक्ट हमारे पास है इट वॉज ब्यूटीफुल पिक्चर। क्लियर? इट हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज हमारे पास वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ब्यूटीफुल पिक्चर। क्लियर? इसको एक और मिसाल से समझते हैं। he said bravo well done। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रावो आ रहा है तो यहाँ पे होगा he applauded him, और applaud के साथ हम saying लगाते हैं, applauded him saying। तो यहाँ पे हमारे पास वेल डन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स तो यहाँ पे हम ही खुद से ऐड कर देंगे ही, और सेकंड फॉर्म तो हम यहाँ पे हम ऐड का इस्तेमाल कर देंगे, ऐड डन वेल। क्लियर? तो इसमें मटेरियल हमेशा क्या आएगा, इस सब्जेक्ट इस चीज को हम फॉलो करेंगे। और जहाँ पे अगर हमारे पास नहीं सब्जेक्ट, यहाँ जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट खुद ऐड करेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें हमेशा ही को ही इस्तेमाल करेंगे अगर इन केस नहीं दिया गया। ठीक है? दैट्स ऑल। एक ट्रिक के बाद अब आप ये चीज याद कर लेनी है, और जब भी आपके सामने कोई भी नरेशन आती है आप उसको इजीली इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर?